नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 8 संसाधन एवं विकास के उद्योग पाठ नंबर 5 पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके भाग 1 और 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं। भाग 2 पर हमने देखा था प्रमुख उद्योगों में हमने लोहा या लौह इस्पात उद्योग के विषय में जाना था और जाना था कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में लोहे का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और हमने साथ ही साथ पढ़ा था कि भारत में जमशेदपुर, सांची, झारखंड, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर जो भारत का टाटा इस्पात कार्य है या नहीं, टाटा लौह इस्पात केंद्र है, उसके विषय में जाना। आज जानेंगे हम उससे आगे सूती वस्त्र के विषय में। और आइए चर्चा शुरू करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग, अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के बाद सबसे अधिक व्यक्ति इसी कार्य में लगे हुए हैं। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार आगे बढ़ा, इस पर हम चर्चा करेंगे। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। इससे पहले ये देखिए कि ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सूती वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। टेक्सटाइल मतलब बुनना, या नहीं एक लैटिन शब्द है। और धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास है, ऊन है, सिल्क है, जूट है और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। जो भी रेशे होते हैं वह उस वस्त्र उद्योग के कच्चे माल होते हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। अगर हम रेशों की बात करें तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं, नंबर 1 प्राकृतिक रेशे, नंबर 2 मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे के उदाहरण अगर हम देखें तो उसमें ऊन है, सिल्क है, कपास है, लीलन है और जूट है। इन सब से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक रेशे। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कक्षा 8 वालों से, ऊन, सिल्क, कपास, लीलन एवं जूट किस प्रकार के रेशे हैं? ये प्राकृतिक रेशे हैं। और मानव निर्मित रेशों की अगर बात करें तो नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, रेयान है, ये मानव निर्मित रेशे हैं। आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं। आप लोग आशा करता हूं कि साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, लिखते जा रहे होंगे। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण यहाँ पर बताई जाती हैं वो आप लोगों को नोट करनी ही चाहिए। आइए देखें, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक वस्त्र हस्त कताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति से पहले जो ये वस्त्र उद्योग था, या नहीं सूती वस्त्र थे, यह हाथ के जरिए बनते थे, हथकरघों में बनते थे। हथकरघों में ही इनका निर्माण किया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत है, चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता से सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही भारत में सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी अच्छा नाम रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी गुणवत्ता रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ब्रिटिशों के उद्योगों से पहले, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले यहाँ पर भारतीय बाजार में भारतीय सूती वस्त्रों का काफ़ी अच्छा प्रभाव था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम का छीट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर के भी
रेशे वाले वस्त्र यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में या अंग्रेजों से पूर्व मध्यकाल में कहाँ का मलमल प्रसिद्ध था। ढाका का मलमल प्रसिद्ध था। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्रों में कहाँ का छीट प्रसिद्ध था मध्यकाल में, तो मसूलीपट्टनम का। ऐसे ही पूछा जा सकता है कलिको मध्यकाल में किस क्षेत्र का प्रमुख वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र था। कालीकाट का प्रमुख वस्त्र था, सूती वस्त्र था छीट का। ऐसे ही आगे देखें बुरहानपुर के विषय में दिया गया है कि बुरहानपुर सूरत बड़ौदा में सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। आप लोगों से पूछा जा सकता है बुरहानपुर सूरत बड़ौदा में किस प्रकार के डिजाइनों का प्रयोग किया जाता था, तो यह विश्वविख्यात डिजाइनों का प्रयोग करते थे। जरी वाले काम को यह करते थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लगता था। जाहिर सी बात है कि अगर हम हाथ से कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, और इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। और ब्रिटेन या नहीं जो पश्चिमी देशों में उसमें मिलें स्थापित हुई उसमें यह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, और जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले थे मिलों से बने हुए कपड़े और इनका निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट से करते थे। पहले सफल यंत्रीकरण वस्त्र मिल 1854 में स्थापित की गई। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। भारत का पहला सूती मिल 1854 में कासवजी नानाभाई डावर द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की गई। उससे पहले देश में 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में एक सूती वस्त्र उद्योग आरंभ किया गया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। प्रश्न कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई। देश में वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1818 कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर से हुई थी। लेकिन प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है कि देश में पहला सफल, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहली सफल, यानी प्रश्न पूछा जाता है देश में पहला सफल वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया, तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कासवजी नानाभाई डावर के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। यहाँ पर आर्द्र जलवायु और मशीन आयात के लिए पत्तन थे, कच्चे माल की उपलब्धता थी और दक्ष श्रम इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक बने। यहाँ पर आबादी काफ़ी होने से यहाँ पर श्रमिक मिल गए। समुद्र के नज़दीक होने से यहाँ पर जो मशीनें अगर कहीं से मंगाए गए तो वह बंदरगाह, पत्तन मतलब छोटा बंदरगाह, और यहाँ का मौसम भी नमी युक्त आर्द्र मौसम है जो सूत को सूखने नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर उस समय यह उद्योग फला फूला। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। प्राचीन काल में या प्रारंभ में तो ये नमी की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब नमी को हम कृत्रिम रूप से भी क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए कच्चे कपास शुद्ध होता है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। जब से कृत्रिम आर्द्रता की व्यवस्था हुई, आर्द्रता को यहाँ पर मशीनों के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाने लगा, तब से यह देश के अनेक क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग फैला। जैसे कि हमने देखा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही कानपुर है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चेन्नई भी एक प्रमुख केंद्र है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या भारत
का पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। बोस्टन और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार से मुंबई को भारत का काटिनोपोलिस कहा जाता है। काटिनोपोलिस भी एक प्रमुख शहर है। इसके साथ साथ कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं और भी अन्य केंद्र यहाँ पर हैं। देखें अहमदाबाद के विषय में, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, मतलब उसको बेचा जाता है। देखें कि अहमदाबाद के विषय में क्या दिया गया है कक्षा 8 में, जिसे हम भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। जैसे कि हमने देखा 1854 में पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में कासवजी नाना भाई डावर ने स्थापित किया था। उसके 5 साल बाद 1859 में अहमदाबाद में एक मिल स्थापित की गई। यह दूसरा वस्त्र मिल था और अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे कि हम देख चुके हैं, अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के भी निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। कपास काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक उपजाया जाता है या पैदा किया जाता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। यहाँ पर सपाट भूभाग भूमि की आसानी से भी यहाँ उपलब्धता है, जिससे मिलों की स्थापना की जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। जनसंख्या वहाँ पर होने से यहाँ पर कार्य करने वाले मजदूर श्रमिक भी मिल जाते हैं। सुव्यवस्थित सड़कें और रेल मार्गों का जाल क्या करता है, सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में पहुँचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुँच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन भी है। इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान है। इसके बाद देखें, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका एक प्रमुख कारण है। अगर हम देखें तो सर्वाधिक सूती मिल अहमदाबाद में है, जबकि सर्वाधिक सूती वस्त्र वर्तमान में देखें तो मुंबई महाराष्ट्र में उत्पादित किए जाते हैं। दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। यह बच्चों के लिए क्रियाकलाप करना है, कक्षा 8 वालों के लिए। अब देखें, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करता है। और उष्ण आर्द्र जलवायु क्या करती है, कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। याडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। ओसाका में वस्त्र मिलों को कौन सी नदी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराती है, तो याडो नदी ओसाका में सूती वस्त्र केंद्रों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं यहाँ पर। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने के लिए और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका के वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित मालों के ऊपर, कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। जैसे कि हमने देखा, भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग होता है उसके लिए यहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, लेकिन जापान में जो कच्चा माल होता है उसे क्या किया जाता है, आयात किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है।
कपास मिस्र से, भारत से, चीन से और उत्तरी अमेरिका से, यूएसए से आयात किया जाता है। प्रसंस्कृत उत्पाद मतलब उनको बनाने के बाद बेचे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार भी है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। ओसाका का जो यह उद्योग है, आइए देखें। उसके बाद यहाँ पर ओसाका को ढूंढने की बात की गई है मानचित्र में। अगर हम देखें मानचित्र में ओसाका को, तो यहाँ पर जापान है। जापान का एक प्रमुख शहर है यहाँ पर ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे भारत में यहाँ पर महाराष्ट्र में है और गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और गुजरात में है, तमिलनाडु में है। अनेक क्षेत्र जिन पर हमने चर्चा की और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा अनेक जगहों पर, विश्व के अनेक स्थलों पर क्या थे, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। इसमें से हमने देखा यूरोप में अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो यूरोप के साथ साथ अमेरिका में यहाँ अटलांटिक सागर से जो क्षेत्र लगा है, अटलांटिक पट्टी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें दक्षिणी अमेरिका में तो ब्राज़ील और साथ ही साथ अन्य देशों में भी यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। चीन की अगर बात करें, चीन सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। इसके जो ये विभिन्न क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें से संघाई है, कैटन है, सिंगटाओ है, प्रमुख सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्र हैं। ऐसे ही स्थान यहाँ यूरोप में भी अनेक स्थान ऐसे हैं जो सूती वस्त्र के लिए प्रमुख हैं। तो ये चर्चा थी दोस्तों कक्षा 8 उद्योग पाठ नंबर 5 पर हम चर्चा कर रहे थे। आशा करता हूँ कि ये चर्चा आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़कर आप हमारे इन्हीं चर्चाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। जल्द ही हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यूं ही बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।